नमस्कार। खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। रुक करते हैं खबरों का। इटली में फंसे कई भारतीय नागरिक वंदे भारत मिशन के तहत रोम से भारत आने के लिए तैयार हैं। बता दें कि कोरोना लॉकडाउन के चलते देश के कई नागरिक इटली में फंसे हुए थे, जिसके बाद भारतीय नागरिकों ने मदद के लिए भारत सरकार और भारतीय दूतावास को धन्यवाद किया। भारतीय नागरिकों ने कहा, मैं भारतीय दूतावास और भारत सरकार का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे वापस भारत लौटने में मदद की है। जिन्होंने मेरी यहाँ इंडिया जाने के लिए बहुत मदद की और मेरी टिकट का इंतजाम करवाया और मैं इनका बहुत Embassy has been a big help trying to get me back home. And I'd like to thank the Indian Embassy for all their efforts and getting all of us together for the flight from Rome back. चक्रवाती तूफान निसर्ग कमजोर हो गया है, लेकिन भारी बारिश के रूप में उसका असर अभी भी कई राज्यों में जारी है। जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से कई राज्यों के तापमान में कमी आई है। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार को छिटपुट बारिश हुई, इससे यहां का मौसम सुहावना हो गया। अगले कुछ दिनों तक यहां ऐसा ही मौसम रहने वाला है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज की सुबह बारिश हुई। कानपुर और लखनऊ में भी बारिश देखने को मिली है। यहां बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई और मौसम सुहावना हो गया। रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल ने कहा कि पाकिस्तान ने नापाक हरकत करते हुए सीज फायर का उल्लंघन किया और कठुआ जिले की हीरानगर में सेक्टर में गोलीबारी की है, जिसमें एक जवान शहीद हो गया है। पुंछ इलाके में तकरीबन रोज ही सीज फायर वायलेशन करता है और हर समय हम कहते हैं बड़ी ज़बरदस्त जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। ऑब्वियसली हमारी जवाबी कार्रवाई उतनी ज़बरदस्त नहीं है और उतनी पनिशिंग नहीं है जिससे पाकिस्तान घबरा जाए। हमको इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के उसके जितने भी बॉर्डर पोस्ट हैं उनको नॉकआउट करना चाहिए, ताकि हम हर प्रकार से उस इलाके के ऊपर डोमिनेशन हासिल कर सके और पाकिस्तान को साफ तौर पे पता लगे कि जो उसको पनिशमेंट दी है वो कम से कम 10 से 20 गुना ज़्यादा है। हमारा एक जवान पाकिस्तान की सीज फायर वायलेशन के माध्यम से हमने खो दिया है। मुझे बड़ा अफसोस लगा है। उसके बेरीड फैमिली को हमारी कंडोलेंसेस। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक और सचेत करना है। जैसा कि प्रकृति बिना मानव जीवन संभव नहीं है, इसलिए पेड़ लगाने बहुत जरूरी होते हैं। वहीं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 पेड़ लगाकर पर्यावरण की सुरक्षा में योगदान दिया। और आम, अमरूद, आंवला, इस तरह से जामुन वगैरह के मैंने पौधे लगाए हैं ताकि मेरा भी योगदान हो सके। और आज जीव विविधता को लेकर इस दिवस को मनाया जा रहा है। भारत में दुनिया की 16% आबादी है और पशु भी 16% है, लेकिन ज़मीन हमारे पास मात्र 2.5% है दुनिया की और बारिश भी 4% होती है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी एक तरह से दिक्कत की बात भी है, लेकिन भारतीय संस्कृति प्रकृति का समर्थन करती है, उसका साथ देती है, उसका महत्व समझती है। इसीलिए आज तक भारत अच्छा करता रहा और जीव विविधता भारत में 8% दुनिया की है। तो ये अपने आप दिखाता है भारत ने आज तक। गुजरात में राज्यसभा चुनाव के ऐलान के बाद से कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे का दौर जारी है। अब तक 8 विधायक कांग्रेस का हाथ छोड़ चुके हैं। बीते दिनों में 3 विधायकों ने इस्तीफा दिया है। इसमें करजन से अक्षय पटेल, कपराड़ा से जीतू चौधरी और मोरबी से ब्रिजेश मिर्जा हैं। ब्रिजेश मिर्जा ने आज अपना इस्तीफा स्पीकर को सौंपा। राज्यसभा चुनाव के ऐलान के बाद भी कांग्रेस के 5 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। गड्ढा से प्रवीण मारू, लिम्बडी से सोमा पटेल, अबडासा से प्रद्युमन सिंह, जडेजा, धारी से जेवी काकड़िया और डांग से मंगल गावित ने अपना इस्तीफा दिया था। वहीं कल यानी कि गुरुवार को जिन 2 विधायकों ने इस्तीफा दिया वे अक्षय पटेल और जीतू चौधरी थे। धार्मिक स्थलों को 8 जून से खोले जाने को लेकर और केंद्र सरकार द्वारा 2550 विदेशी तबलीगियों के भारत आने पर 10 साल का प्रतिबंध लगाए जाने पर कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने प्रतिक्रिया दी है। लॉकडाउन तो अब ख़त्म हो गया, अब अनलॉक 1 डिक्लेयर किया और उसकी गाइडलाइंस भारत सरकार ने कल जारी की है।
उसमें मॉल और बड़े मार्केट को अभी भी बंद रखने का उन्होंने आदेश दिए हैं और मंदिरों में धार्मिक स्थलों पर भी अलाउ तो किया है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन के साथ। जैसे मंदिर में जाएंगे, मास्क पहने रहेंगे, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करेंगे, प्रसाद का वितरण नहीं करेंगे, होली वाटर का छिड़काव नहीं करेंगे। तो ये एहतियात बरते हैं और इसलिए ज़रूरी भी है। एक तरफ डिमांड है कि सब कुछ खोला जाए, इकोनॉमी भी खोली जाए और जनजीवन सामान्य हो, दिखाई देना चाहिए, एक तरफ ही डिमांड है। और दूसरी तरफ कोरोना वायरस के केसेज इतने बढ़ रहे हैं, अब 2,30,000 के आसपास पहुंच गए और 6,300 से ज़्यादा के लोगों की डेथ हो चुकी है और लगभग 10,000 का आंकड़ा 24 घंटे का। ये चिंता की बात है, अपनी जगह चिंता की बात है। इसलिए इन सब परिस्थितियों को देखते हुए खोला भी है और उसके साथ एहतियात बरतने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाई है और ये सबको पालन करना चाहिए कि बाहर निकलते हैं तो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। देखिए, भारत सरकार का अपना निर्णय है। तबलीगी जमात से संबंधित जो भी एपिसोड हुआ उससे जुड़े हुए लगभग 2500 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ वीज़ा नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की है और वीज़ा की शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप में 2500 से ज़्यादा लोगों को अगले 10 साल के लिए बैन किया है। उनको देश में एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये नियम कानून के अंतर्गत है, ये उनका सरकार का अपना निर्णय। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि अगर देश में मंदिर के साथ साथ शॉपिंग मॉल भी खुल रहे हैं तो संसद भी खोल देना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस समय जैसा माहौल बना हुआ है इसमें संसद होना ज़रूरी है। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनते हैं। बिल्कुल सही है, आपने निर्णय लिया होगा कुछ आधार पर शॉपिंग मॉल खोलने का निर्णय ले रहे, रेस्टोरेंट, तो फिर संसद में क्या बुराई है? संसद की बहुत अहमियत है इन दिनों जो हालात है। मैं तो आग्रह करूंगा कि जब इतनी सारी चीजें खुल रही हैं तो देश को कॉन्फिडेंस देने के लिए भी आवश्यक है कि संसद की प्रक्रिया भी चालू की जाए। सिनेमा हॉल तो बंद है ना। देखिए, सिनेमा हॉल बंद है, आप शॉपिंग मॉल कर रहे हैं। और मैंने पहले भी सलाह दी थी आप लोगों के माध्यम से, एक सुझाव माने तो फिजिकल डिस्टेंसिंग भी संभव है संसद खोलने के लिए। आप सेंट्रल हॉल में लोकसभा को ले जाइए और राज्यसभा को लोकसभा में ले जाइए, देखिएगा कि फिजिकल डिस्टेंस का मामला भी एड्रेस हो जाएगा और संसद सुचारू रूप से जो कोरोना से उत्पन्न या कोरोना की व्यवस्था से और कुव्यवस्था से उत्पन्न मुद्दे हैं उस पर चर्चा तो करें। देश में 8 जून से सभी मंदिर खुल रहे हैं। इसके लिए कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। वहीं मंदिर के पुजारी ने बताया कि हमने मंदिर को सैनिटाइज करना शुरू कर दिया है और यहां पर हमने सैनिटाइजेशन टनल भी लगवाया है। मंदिर में मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा। सरकार के द्वारा जो भी घोषणा हुई कि 8 तारीख से मंदिर मस्जिद खुला जाएंगे, तो उस हिसाब से हमारे यहाँ भी तैयारियाँ तो अभी हो रखी हैं, लेकिन अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है कि 8 तारीख को खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। और खुलने के बावजूद जो है मंदिर में ये डिसीजन अभी तक लिया गया कि प्रसाद वगैरह नहीं चढ़ेगा, किसी का भी फूल माला नहीं चढ़ेंगी और न प्रसाद चरणामृत भी नहीं दिया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का जगह जगह पालन किया जाएगा। और एक बार में जो है 5 से 10 व्यक्ति जो है अंदर प्रवेश कर पाएंगे दर्शन। और मंदिर के अंदर भी हमने जो भी लाइन जिस प्रकार से लाइन चलनी है बाबा के दर्शन के लिए वो पूरी तैयारी कर चुके हैं। 8 जून से मॉल, धार्मिक स्थलों को खोले जाने समेत अन्य मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी नेता मनोज झा ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मैं तो सीधे देख रहा हूं कि फिर बीते 2-3 दिनों में अनलॉक 1 को लेकर के कई राज्यों के बीच में जिस तरह का विवाद उत्पन्न हो रहा है, राज्यों की सीमाएं अगर देश के सरहद की तरह हो जाएंगी तो बहुत मुश्किल है। आप जीवन जीविका में रास्ता ढूंढ रहे हैं और ये तौर तरीके बिल्कुल उचित नहीं है। दूसरे, मुझे लग रहा है कि मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा खोलना बिल्कुल सही है, आपने निर्णय लिया होगा कुछ आधार पर शॉपिंग मॉल खोलने का निर्णय ले रहे, रेस्टोरेंट, तो फिर संसद में क्या बुराई है? संसद की बहुत अहमियत है इन दिनों जो हालात है। मैं तो आग्रह करूंगा कि जब इतनी सारी चीजें खुल रही हैं तो देश को कॉन्फिडेंस देने के लिए भी आवश्यक है कि संसद की
प्रक्रिया भी चालू की जाए। सिनेमा हॉल तो बंद है ना? देखिए, सिनेमा हॉल बंद है, आप शॉपिंग मॉल कर रहे हैं। और मैंने पहले भी सलाह दी थी आप लोगों के माध्यम से, एक सुझाव माने तो फिजिकल डिस्टेंसिंग भी संभव है संसद खोलने के लिए। आप सेंट्रल हॉल में लोकसभा को ले जाइए और राज्यसभा को लोकसभा में ले जाइए, देखिएगा कि फिजिकल डिस्टेंस का मामला भी एड्रेस हो जाएगा और संसद सुचारू रूप से जो कोरोना से उत्पन्न या कोरोना की व्यवस्था से और कुव्यवस्था से उत्पन्न मुद्दे हैं उस पर चर्चा तो करें। तो क्या आप जाहिर है कोई साक्ष्य होगा। 10 साल अगर प्रतिबंध लगाए तो कोई कारण होगा। अब तक हमें कारण नहीं पता चला। और हिंदुस्तान दुनिया के उन मुल्कों में है जो रूल ऑफ लॉ के लिए जाना जाता है, तो रूल ऑफ लॉ मैं समझता हूँ पक्का होना चाहिए। और तब ये निर्णय, अगर आपके पास साक्ष्य और सबूत हैं कि ऐसा कुछ किया है इन्होंने कि 10 साल के लिए प्रतिबंधित है, तो उचित है। अन्यथा ये हेडलाइन मैनेजमेंट की तरह मैं देखूँ। अनलॉक 1 में 8 जून से धार्मिक स्थल खोले जाएंगे। धार्मिक स्थलों के लिए केंद्र सरकार की गाइडलाइन पर भोपाल मां वैष्णव धाम नव दुर्गा मंदिर के पुजारी ने कहा, शासन का कार्य है गाइडलाइन जारी करना, लेकिन मैं मंदिरों में सैनिटाइजर मशीन के विरोध में हूं क्योंकि इसमें अल्कोहल होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब शराब पीकर मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं तो अल्कोहल से हाथ सैनिटाइज करके कैसे घुस सकते हैं। आप हाथ धोने की मशीन सभी मंदिरों के बाहर लगाइए, वहां पर साबुन रखिए, उसको हम स्वीकार करते हैं। वैसे भी मंदिर में तो व्यक्ति घर से नहाकर प्रवेश करता है। मंदिर का आप समावेश कर रहे हैं, मंदिरों में इस प्रकार ये नहीं होगा। मंदिरों में तो पूजन पाठ अनुष्ठान चलेंगे, लेकिन बाकी मंदिरों में सारी व्यवस्था शासन को करना चाहिए। इसमें अल्कोहल मिला हुआ है। अल्कोहल का मतलब अगर हम शुद्ध भाषा में उसका प्रयोग करें तो शराब होता है, और शराब अल्कोहल मिला के ही बनाई जाती है। तो हमारा कहना यह कि उसका उपयोग मंदिर में क्यों करा रहे हैं आप। आदमी अपनी शुद्धता से आए। मंदिर के बाहर जो है, वैसे जहां मंदिरों के आसपास, हमारे यहाँ भी मंदिर में बाहर नल लगा हुआ है, वहां पर साबुन की व्यवस्था हम कर देंगे। लेकिन जिन मंदिरों में पानी की भी व्यवस्था नहीं है या अन्य व्यवस्था नहीं, ये शासन को सुदृढ़ करना पड़ेगा कि वहां पर जो है वो व्यवस्थाएं बनाई जाए, और व्यवस्था बनाकर वहां पर मशीन रखी जाए और टंकी लगाकर पानी की व्यवस्था और साबुन की व्यवस्था मंदिर कर लेगा। बाकी टंकी और इसकी व्यवस्था आप शासन करे तो आदमी हाथ धो के और पैर धो के प्रवेश करे। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के अलग अलग दफ्तर कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। अब दिल्ली मेट्रो के कई कर्मचारी भी इस महामारी की चपेट में आ गए हैं। डीएमआरसी के मुताबिक दिल्ली मेट्रो 20 कर्मचारी कोरोना वायरस की चपेट में आए हैं। इन सभी को कोरोना के कम लक्षण हैं, ऐसे में इनमें लगातार सुधार हो रहा है। दिल्ली मेट्रो के अलावा शुक्रवार को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में भी एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद एक फ्लोर को बंद कर सैनिटाइज किया जा रहा है। हरियाणा सरकार के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने रोडवेज तालमेल कमेटी के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार 273 मार्गों पर स्टेज कैरेज स्कीम के तहत निजी ऑपरेटर्स को बसों के संचालन की अनुमति देने, विभाग के बेड़े में बसों की संख्या बढ़ाने और वर्कशॉप की छुट्टियों समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं कर्मचारियों के लंबित भुगतान के संबंध में उन्होंने संबंधित महाप्रबंधक के माध्यम से कर्मचारियों के बकाया की सूची मुख्यालय भिजवाने के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में गुरुवार रात दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई है। दोनों मृत व्यक्तियों का शव बार के अंदर बनी पानी की टंकी से निकाला गया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मीरा रोड के शीतल नगर के शबरी बार एंड रेस्टोरेंट में इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हत्याकांड की जानकारी खुद बार के मालिक ने फोन कर पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर पानी की टंकी से दोनों शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतकों के शरीर और सर पर चोट के निशान हैं और उनकी पहचान की जा चुकी है। दोनों व्यक्ति इसी बार में काम करते थे। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। मीरा रोड थाने में खबर मिली कि शबरी होटल के स्टाफ है, उनकी डेड बॉडी पानी की टंकी में है। तो मीरा रोड थाने के इंस्पेक्टर कर्मचारी स्पॉट पे हाजिर हुए, मैं भी हाजिर हुआ। हमने अग्निशामक दल की मदद से वो पानी की टंकी में से दोनों डेड बॉडी निकाला। आगे इंक्वेस्ट और इसके लिए भेज दिया है।
आगे इंक्वायरी चालू है। वहीं हरियाणा के जींद के सरकारी अस्पताल में एमओ की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की बात सामने आई है। इस मसले पर एएनबी न्यूज ने विधायक कृष्ण मिड्ढा से खास बातचीत की। जींद के सरकारी हॉस्पिटल में एमओ की भर्ती को लेकर जो है गड़बड़ी का मामला सामने आया है और खुद जो है जींद के जो विधायक हैं डॉक्टर किशन लाल मिड्ढा, उन्होंने अनिल विज से शिकायत की थी इस मामले को लेकर कि ये गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो जींद से विधायक है कृष्ण मिड्ढा, उन्हीं से जानते हैं। डॉक्टर साहब, क्या मामला था पूरा? देखिए, जो आज से लगभग 2 महीने पहले ये मामला आया था कि जो एएमओ की भर्ती थी उसमें कुछ घपला हुआ है, तो उसको लेके मैं सीएमओ साहब से भी मिला तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज किया और मैंने जाके गृह मंत्री हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज जी से इनकी शिकायत की बात रखी और उन्होंने इंक्वायरी कराई और इंक्वायरी में वो दोषी पाए गए। क्योंकि एमओ भर्ती में जबकि जहाँ कोर्ट के नियमों की उल्लंघना की गई वहीं पर उस बच्ची को मार्क्स भी कम दिए गए, जबकि वो बच्ची ने ये कहा कि जो कोर्ट में जिस बच्ची ने स्टे लिया हुआ है उसको, जबकि नौकरी तब उसे ही मिलेगी जिसने स्टे लिया हुआ है, जब भी उसका स्टे टूटेगा, जब भी उसका फैसला होगा तो नौकरी उसे मिलेगी। लेकिन उस कैंडिडेट के प्रति ने ये कहा कि दूध और दूध का पानी होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अब सवाल नौकरी का नहीं रहा, सवाल ये है कि सीएमओ जट्टान ने जो हेराफेरी की है उसका पर्दाफाश होना चाहिए। सर, कितने एमओ भर्ती किए गए थे, किस तरह घोटाला था ये? कब भर्ती निकली थी? एक ही पोस्ट थी, लगभग 2-2.5 महीने पहले इसकी भर्ती निकली थी और जबकि सीएमओ ने अपने पास ही उन पेपरों को रखने का काम किया और यहाँ तक कि सीएमओ ने कुछ जिन जिन लोगों को लगाना था उन लोगों के रिलेटिव जो हॉस्पिटल में थे उन्हीं लोगों के उनके रूम्स में ड्यूटी लगाने का भी काम किया। इसका भी मेरे पास कुछ एक चीज़ों को लेके प्रूफ है। एक बार ये हो जाए, क्योंकि सीएमओ साहब ने यहाँ रहते हुए जितना कुछ किया उन्होंने क्लियर कुछ नहीं किया, कोई भी कागज़ देने का काम नहीं किया और अब बहुत से कागज़ ऐसे निकलेंगे जो उन्होंने और भी काफ़ी हेराफेरी कर रखी है, वो सब क्लियर हो। अभी जैसा कि विज साहब के बारे में कहा जाता है कि विज साहब की चक्की चलती तो आहिस्ता है लेकिन बड़ी बारीक पीसती है, और विज साहब ने जैसा कि पत्र आज अखबारों के माध्यम से पता लगा कि उन्हें सस्पेंड करने का काम किया। बाकी पूर्ण रूप से सारी बातें बाद में नजर आएंगी। तो उनको सस्पेंड कर दिया है जो अखबारें बोल रही हैं। तो मतलब अनिल विज का ने, देखिए विज साहब के बारे में तो विरोधी भी, विपक्ष भी ये कहता है कि विज साहब दूध का दूध और पानी का पानी करने में माहिर है। वो बिल्कुल जो उनकी जांच होती है वो एकदम से निष्पक्ष भाव से जांच होती है। समय जरूर लगा है लेकिन जो बात है, जो तथ्य हैं बिल्कुल सामने सही आए हैं। बिल्कुल समय ज़रूर लगा है। और जो गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं जो हरियाणा के अनिल विज हैं, उनको जो है सीएमओ को दोषी मानते हुए जिस तरह से विधायक जी ने बताया, उनको जो है सस्पेंड कर दिया गया है। मेरे सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, एएनबी न्यूज़, जींद। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। लखनऊ वाराणसी हाईवे पर एक कंटेनर और स्कॉर्पियो में भिड़ंत हो गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है। 5 शवों को हादसे के तत्काल बाद निकाल लिया गया। वहीं 4 यात्रियों के शव स्कॉर्पियो काट कर निकाले गए। शुक्रवार को हुए सड़क हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल शख्स को इलाज के लिए रायबरेली भेज दिया गया है। मृतकों के परिजनों के साथ पुलिस संपर्क में बनी हुई है। हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वाले भोजपुर से प्रतापगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं। दरअसल स्कॉर्पियो में सवार होकर लोग राजस्थान से बिहार के भोजपुर जा रहे थे। यह हादसा नवाबगंज थाने के वाजिदपुर में हुआ है। वहीं नई जानकारी ये भी मिल रही है कि इस हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। थाना नवाबगंज में वाजिदपुर इलाके में हाईवे पर एक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक स्कॉर्पियो HR नंबर की एक कंटेनर से भिड़ गई है। इसमें 9 लोग मृत हैं और इसमें एक व्यक्ति जिसकी सांस चल रही थी उसको तत्काल उपचार के लिए ऊंचाहार रायबरेली भेज दिया गया है। ये लोग राजस्थान से अपने गृह जनपद भोजपुर बिहार जा रहे थे। वहाँ पर कोई परीक्षा का कार्यक्रम इनके यहाँ था, उसमें शिरकत करने के लिए मौके पर पंचायतनामा करके बॉडीज़ को जिला अस्पताल भेज दिया गया है आगे की विधिक कार्रवाई के लिए। कितने कोई घायल भी है सर इस हादसे में? इसमें एक व्यक्ति घायल है जिसको
हरियाणा के गुरुग्राम में 215 संक्रमित मामले सामने आए हैं, जिसमें 7 मामले सिटी के पौष इलाके निर्वाल कंट्री के ही सामने आए हैं। बता दें कि कोरोना संक्रमण ने धीरे धीरे पूरे इलाके में अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी है। बीते 4 दिनों में 636 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। साइबर सिटी में टोटल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1410 तक जा पहुंचा है, जिसमें 288 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया, तो वहीं 4 लोगों की मौत भी कोरोना वायरस के चलते हो चुकी है। सर क्या कुछ मामले निकल के आए हैं सर आज? सर आज अभी 112 नए केस गुड़गांव में रिपोर्ट हुए हैं। इस तरीके से जो टोटल हम लोगों के यहाँ गुड़गांव में केसों की संख्या 1300 के करीब हो गई है और जो हम लोगों के एक्टिव केस हैं वो 900 के करीब हैं। जी, ये तो डाटा। इसमें पुलिसकर्मी भी संक्रमित हो रहे हैं। कल भी कुछ पुलिसकर्मी संक्रमित हुए थे सर? नहीं सर, कल तो नहीं, कल तो कोई नहीं रिपोर्ट आई थी। हाँ, परसों थे कुछ लोग और अब तक पुलिसकर्मी 16 के करीब गुड़गांव में पुलिसकर्मी हैं संक्रमित। पंजाब में पुलिस की नशे के खिलाफ मुहिम जारी है, जिसके चलते बटाला पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि तस्कर के पास से 255 ग्राम हेरोइन और 500 नशीले कैप्सूल बरामद की गई हैं। वहीं पकड़ी गई हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुसार 1 करोड़ 25 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कि आरोपी पर पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत 3 मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस ने केस दर्ज करते हुए माननीय अदालत से इसको 2 दिन के रिमांड पर लिया है, ताकि इससे आगे की पूछताछ की जा सके। ये नशा कहां से लेकर आता है और कहां बेचता है, ये तमाम जानकारी इस आरोपी से पूछताछ के बाद ही मिल पाएगी। कोविड-19 लॉकडाउन दौरान मानयोग श्री पिंदरजीत सिंह घुम्मण SSP बटाला के हदायतां अनुसार जी शराब माफिया ते हैरोइन बेचण वाले खिलाफ जी मुहिम जी बटाला पुलिस वालों विढ़ी हुई सी, जिहदे तहत थाणा सदर बटाला के SHO सुखराज सिंह ते चौंकी इंचार्ज शेखूपुरा विजय कुमार ने कल पुरीਆਂ पिंड तो सिमरनजीत सिंह सिमा नां दे एक व्यक्ति ਨੂੰ काबू किया सी, जिहदे कब्जे विचों 255 ग्राम हैरोइन ते 500 कैप्सूल ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ थाना सदर बटाला ਦੇ ਵਿੱਚ NDPS एक्ट ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ गिरफ्तार ਕੀਤਾ ਗਿਆ। पंजाब के तरनतारण जिले के सबरा गांव में टिड्डी दल को लेकर किसानों में दहशत का माहौल बना हुआ है। दरअसल किसान ने कहा कि ये पशुओं का चारा था, जिस पर हम 2 बार छिड़काव कर चुके हैं, लेकिन इसका टिड्डी दल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। साथ ही किसानों ने ये भी बताया कि उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों से भी संपर्क किया, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बावजूद विभाग का कोई भी अधिकारी हमारी पूछताछ के लिए आगे नहीं आया। वहीं समस्या के बारे में ADO ने कहा कि किसानों को जागरूक होने की जरूरत है, न कि टिड्डियों से डरने की। वहीं उन्होंने किसानों से सतर्क रहने की भी अपील की है। 20 दिन असर नहीं जाना तो पट्ठे अं मज्जां नूं किद्दां खवावांगे जी। जे पट्ठे अं पावांगे मज्जां नूं पशुओं नूं पट्ठे पावांगे तो डंगर खत्म हो जाएंगे तो फिर तो इनू वेच ही वाहना पऊगा, फिर इसदा कोई होर हालत है नहींगा। तो लागे ही 2-3 किले तो मूंगी की फसल बीजी हुई आ, इस तो बाद मूंगी दे विच वड़ सकदा, जो दालां नूं खत्म कर सकदा। इधर असीं झोने की सीधी बिजाई की हुई है, जे उड़ के उस विच वड़ गया तो वह भी खत्म कर दूगा। तो किसान तो अगे ही मर रहा, खुदकुशियां कर रहा, किसान के पल्ले अगे कख नहीं है, तो किसान की करूगा? प्रशासन का कोई हल कढ़ के देवे जी। कोई प्रशासन नूं कोई जाणू कराया जे? हाँ जी, प्रशासन नूं जाणू कराया, फोन ते सद्दिया, कह रहे आ रहे हैं, वेखो कदों आ रहे हुण की सानूं दसदे आण के। असीं तो कहने कोई पक्का हल कढ़ा जाए, होर भी किसानां दीयां फसलां विच वड़ गया जां पनीरियां दे विच वड़ गया तो बहुत बर्बादी लियाऊ। पंजाब की बरनाला पुलिस ने गिरफ्तार किए गए नशा तस्कर के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद बरनाला पुलिस के SSP DSP सहित 50 के करीब पुलिस मुलाजिमों को होम क्वारंटीन किया है। दरअसल बरनाला के DSP परमिंदर सिंह ने बताया कि पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया था और उसके सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए थे, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके चलते नशा तस्कर को गिरफ्तार करने वाले पुलिस मुलाजिमों और पूछताछ करने वाले पुलिस अधिकारियों को होम क्वारंटीन किया गया है और सभी के सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए हैं। मामले च गिरफ्तार किया सीगा ते इहदे च ਜਿਹੜੇ भी पुलिस पार्टी ते अफसरां ने इहदे कोल पुछगिछ कीती, ਜਿਹੜੇ मतलब इनवॉल्व होए वो सारे मतलब क्वारंटाइन किया गया। उन्होंने पंजाब सरकार दी हदायतां मुताबक उन्होंने क्वारंटाइन किया जाऊगा तो फॉलो कीतियां जाणगीਆਂ हैल्थ डिपार्टमेंट ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ हदायतां ने। ਸਾਡੇ मानयोग SSP साहब, SPD साहब ते ASP महल कलां ने
DSPD ने CIA ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ CIA ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹ ਕਰੀਬ 45-50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾइन। वहीं कोरोना से जुड़ी आंध्र प्रदेश से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर ANB न्यूज़ पर इस समय आप देख रहे हैं। आंध्र प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, राज्य में कोरोना के 50 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और इसी के साथ अब तक राज्य में 3,427 कुल संक्रमितों की संख्या हो गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आंध्र प्रदेश से, जहां कोरोना के 50 नए मामले सामने आए हैं और राज्य में अब तक 3,427 मामले सामने आ चुके हैं कोरोना संक्रमितों के। आपको बता दें कि देश भर में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा होता जा रहा है। रोज़ नए मामले हर राज्य से सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में अब तक 3,427 मामले सामने आ चुके हैं कोरोना संक्रमितों के। आज की अगर हम आपको अपडेट दें तो आज आंध्र प्रदेश में एक बार फिर 50 नए मामले सामने आए हैं। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।